हाय एवरीवन, आई एम एमन खान एंड वेलकम टू लॉ एट बाय एमन। सो अभी हमारा चल रहा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट्स। तो हमने हमारे पहले वीडियोस में देखा है कि एक इंसान अपने करे हुए एक्ट्स के लिए लायबल होता है, वो दूसरों के एक्ट्स के लिए भी लायबल होता है, वाइकेरियस लायबिलिटी। वो अपने बोले हुए स्टेटमेंट्स के लिए लायबल होता है अगर वो किसी को डिफेम कर दे, डेफेमेशन। आज हम देखेंगे कि क्या एक इंसान उन स्टेटमेंट्स के लिए भी लायबल होगा जो उसने किसी और को बोले हैं और उस स्टेटमेंट की वजह से उस पर्टिकुलर इंसान ने एक्ट करा उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और उसे नुकसान हुआ। यस। तो आज हम देखेंगे लाइबिलिटी ऑफ अ मिस स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो या तो फ्रॉडुलेंटली कहा गया है, या तो नेग्लिजेंटली कहा गया है, या तो इनोसेंटली मिस स्टेटमेंट बोला गया है। तो ये तीन चीजें होती हैं। सो एज आई हैव मेंशन, हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे मिस स्टेटमेंट्स में कि एक इंसान अपने बोले हुए स्टेटमेंट्स के लिए लायबल होगा कि नहीं जब उन स्टेटमेंट्स के ऊपर दूसरे ने एक्ट कर दिया और उसको नुकसान हो गया। यस। तो इसमें तीन तरह की लाइबिलिटीज हम डिस्कस करेंगे। लाइबिलिटीज ऑफ अ पर्सन अराइजिंग ऑन थ्री डिफरेंट वेज, फॉल्स स्टेटमेंट को लेके। या पहला आता है हमारा लाइबिलिटी फॉर डिसीट और फ्रॉड, दूसरा लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंट मिसस्टेटमेंट, तीसरा आता है लाइबिलिटी फॉर इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। डिसीट या फ्रॉड कैसे? जैसे हम नाम से ही समझ सकते हैं, स्टेटमेंट बोला गया है किसी को बेवकूफ बनाने के लिए या फ्रॉड करने के लिए उसके साथ। दूसरा नेग्लिजेंट मिसस्टेटमेंट, मतलब आपका इंटेंशन नहीं था डिसीट करने का या फ्रॉड करने का, या बट स्टिल आपने कोई स्टेटमेंट दिया जिसपे प्लेंटिफ ने एक्ट किया और उसकी वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हुआ और आपने नेग्लिजेंटली करा वो चीज, नॉट टू डिसीट द प्लेंटिफ। या ना थर्ड होता है हमारा इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब ना ही आप नेग्लिजेंट थे ना ही आपका इंटेंशन था, तब भी वो हो गया, इनोसेंट मिस्टेक। या पहला हमारा आ जाता है डिसीट या फ्रॉड। तो डिसीट या फ्रॉड क्या होता है? किसी के सामने एक स्टेटमेंट देना जो आपको पता है कि गलत है, या तो यू हैव रीजन टू बिलीव कि इट माइट बी रॉन्ग और फॉल्स, बट तब भी आप वो स्टेटमेंट बनाते हैं विद द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को धोखा देने के लिए, प्लेंटिफ को बेवकूफ बनाने के लिए आपने वो स्टेटमेंट बनाया, एंड विद द इंटेंशन कि प्लेंटिफ उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे एक्ट करे। यस। नाउ अब अगर स्टेटमेंट पे प्लेंटिफ एक्ट कर देता है, द स्टेटमेंट दैट यू मेड, और उसकी वजह से उसको नुकसान हो जाता है, देन द डिफेंडेंट, दैट इज द पर्सन हु हैज मेड द स्टेटमेंट, विल बी हेल्ड लायबल। यस। सिंपल सी चीज है, आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट बोला है जो आपको पता है कि गलत है और आप चाहते हैं कि प्लेंटिफ उस पर एक्ट करे और प्लेंटिफ ने एक्ट कर दिया, उसको नुकसान हो गया, तो आप लाइबल होंगे। या ना इसके लिए चार एसेंशियल्स होंगे। पहला है कि जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, मतलब झूठ होना चाहिए। या दूसरा कि डिफेंडेंट को पता था कि वो झूठ है, या उसके पास रीजन था ये समझने का या ये जानने का कि वो झूठ है। यस। तीसरा, ये स्टेटमेंट जो है वो प्लेंटिफ को या धोखा देने के लिए बनाया गया था या कहा गया था। या एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इस स्टेटमेंट के ऊपर प्लेंटिफ ने एक्ट किया और उसको नुकसान हुआ। तो बेसिकली भाई ये चार एसेंशियल्स होते हैं इस लायबिलिटी के। तो हम एक एक करके सबको समझ लें। पहला हमारा आ जाता है फॉल्स स्टेटमेंट्स, मतलब एक डिफेंडेंट को लाइबल ठहराने के लिए वो जो स्टेटमेंट है जो उसने दिया है वो फॉल्स होना चाहिए, या तो फॉल्स होना चाहिए या उसके पास रीजन है ये जानने का कि वो फॉल्स है। इसमें हम एक केस देखते हैं, एडिंगटन वर्सेस फिट्जमॉरिस का। इसमें कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिबेंचर्स के थ्रू लोन रेस किया। या जो रीजन दिया डायरेक्टर्स ने वो ये था कि उनको कंपनी की बिल्डिंग्स का काम पूरा करना है और उनके बिजनेस का डेवलपमेंट करना है। इन फैक्ट वो चाह ये रहे थे कि उस अमाउंट से वो अपना लाइबिलिटीज जो है वो पे ऑफ कर दे। तो इस चीज के लिए द डायरेक्टर्स वर हेल्ड लायबल, क्योंकि उन्होंने कुछ और बोल के लोन रेज किया था, बल्कि उनका इंटेंशन जो था वो कुछ और ही था। यस। तो यहाँ पे फ्रॉड था एंड द डायरेक्टर्स वर हेल्ड लायबल। ठीक, मतलब कोई स्टेटमेंट जरूरी होता है फ्रॉड करने के लिए? इज इट सो? क्या सच में एक स्टेटमेंट जरूरी है, या आप अपने कंडक्ट से भी फ्रॉड कर सकते हैं? इसमें हम एक केस देखते हैं, आर वर्सेस बार्नार्ड का। ये केस है 1837 का। इसमें एक इंसान ने गाउन और कैप पहन के ये दिखाया कि वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। यस, ही वाज हेल्ड लायबल फॉर फ्रॉड, ऑल्दो उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा लेकिन उसका कंडक्ट ये बता रहा था। तो मतलब या तो आप एक स्टेटमेंट बनाओ या अपने कंडक्ट से कुछ करो, राइट? कैन मैं साइलेंस, सिर्फ चुप्पी भी क्या फ्रॉड हो सकती है? सो नो, अगर आप कुछ चीज नहीं बता रहे हैं, चुप रह रहे हैं, तो दैट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ये हम एक केस से समझे, श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। या ये हमारा केस है 1976 का। इस केस में ये होता है कि हमारे डिफेंडेंट को एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है। यस, लेकिन उसकी अटेंडेंस शॉर्ट होती है। यस, ये चीज वो एग्जामिनेशन फॉर्म में मेंशन नहीं करता। यहाँ पे
ना ही एचओडी, ना ही कोई यूनिवर्सिटी, कोई और अथॉरिटी इस चीज को क्रॉस चेक करते हैं कि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है। सो इन दिस केस क्या डिफेंडेंट लायबल हुआ, बल्कि उसने सिर्फ कंसील किए फैक्ट्स? नो, द डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर फ्रॉड। लेकिन इसके मेनली 4 एक्सेप्शंस हैं। पहला, कि डिफेंडेंट की ड्यूटी थी बोलने की लेकिन वो नहीं बोला। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी ड्यूटी थी बोलने की, कोई फैक्ट बताने की, और आप नहीं बोले, आपने कंसील कर लिया फैक्ट, तो आप लायबल होंगे। दूसरा, एक इंसान ने एक स्टेटमेंट बनाया, तो कहते टाइम उसको यकीन था कि वो सच है, लेकिन बाद में ही फाउंड आउट एंड डिस्कवर्ड दैट इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ यहाँ पे उसकी ड्यूटी बनती है, ठीक, कि वो अपने पुराने स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करे और बताए सामने वाले को कि जो मैंने पहले बोला था वो झूठ था। या ये हो सकता है कि अगर उसने जब वो स्टेटमेंट कहा था तो वो सच था, ही डिडंट जस्ट हैव अ रीजन टू बिलीव इट वाज ट्रू, इट वाज इन फैक्ट ट्रू, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली वो स्टेटमेंट गलत साबित हो गया। तो यहाँ पे भी उसकी ड्यूटी है डिस्क्लोज करने की कि वो जो स्टेटमेंट मैंने बनाया था वो अब सही नहीं है। या ये हो गया सेकंड। थर्ड है कि अगर आप सिर्फ आधा सच बोल रहे हो, यस, स्पीकिंग ओनली हाफ ट्रुथ, ये भी फ्रॉड होता है। क्योंकि अगर आप आधा सच बोल के आधा पार्ट छुपा रहे हो, नॉन डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड अ फ्रॉड। अगर आप एक पूरे इंफॉर्मेशन का एक चीज डिस्क्लोज कर रहे हो और दूसरी चीज छुपा रहे हो ताकि किसी के दिमाग में कोई गलत धारणा आए या फॉल्स इंप्रेशन आए, यस, ये भी फ्रॉड होगा। चौथा और आखिरी है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ डिफेक्ट्स। मतलब अगर आपने एक पर्टिकुलर गुड बेचा है और आपने उनके डिफेक्ट्स छुपा दिए हैं इस तरह से कि बायर को पता ही ना चले, कभी आपके बताने के अलावा बायर को पता नहीं चलेगा कि उनमें कोई डिफेक्ट्स थे, तो यहाँ जो कंसीलमेंट हो रहा है उसके डिफेक्ट्स का, वो भी फ्रॉड माना जाएगा। बिकॉज आप ये जता रहे हैं कि उस गुड में डिफेक्ट्स है ही नहीं, बल्कि ऑन द अदर हैंड यू आर जस्ट कंसीलिंग द डिफेक्ट्स। यस, तो ये था फर्स्ट एसेंशियल ऑफ फ्रॉड और डिसीट, कि क्या जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होना चाहिए। दूसरा है कि डिफेंडेंट को पता था कि वो फॉल्स है। दैट मीन्स पहला तो ये कि वो झूठा था और ये चीज डिफेंडेंट को पता थी, नोइंग कि वो स्टेटमेंट झूठा है, डिफेंडेंट ने वो कहा। या दूसरा एसेंशियल हमारा आ जाता है नॉलेज, कि वो डिफेंडेंट ने जो स्टेटमेंट कहा है वो उसको पता था कि झूठा है। तो डिफेंडेंट को लाइबल ठहराने के लिए ये प्रूव करना जरूरी है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट या तो डिफेंडेंट को पता था कि वो झूठ है या उसको खुद उस स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं था। मतलब अगर एक इंसान को यकीन है उस स्टेटमेंट पे तो वो फिर फ्रॉड नहीं होगा। अगर बोलते टाइम डिफेंडेंट को पता है कि वो स्टेटमेंट सही है, ही ट्रूली बिलीव एट दैट टाइम कि वो स्टेटमेंट सही है, तो वो फ्रॉड नहीं होगा। या ना, इसमें हम केस देख लें डेरी वर्सेस पीक का। एक ट्रामवे कंपनी के डायरेक्टर्स ने प्रोस्पेक्टस इशू करा और उसमें स्टेटमेंट था कि कंपनी के पास अब राइट है कि वो एनिमल पावर की जगह स्टीम पावर यूज करें। यस, ये जो कंसेंट होता है बेसिकली बोर्ड ऑफ ट्रेड देते हैं। यस, इस टाइम पे जब उन्होंने ये प्रोस्पेक्टस इशू करा तो उनको दे ट्रूली बिलीव कि वो एक फॉर्मेलिटी है एंड एनीवे उनको वो कंसेंट मिल जाएगा। यस, बट बोर्ड ऑफ ट्रेड ने उनको कंसेंट नहीं दी, उनको परमिशन नहीं दी, जिसकी वजह से कंपनी जो है वाउंड अप हो गई। जो प्लेंटिफ था उसने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम एनिमल पावर टू स्टीम पावर, उसने इस बेसिस पे उस कंपनी के शेयर्स लिए, उसने उनको फ्रॉड के लिए स्यू करा। तो इस केस में डिफेंडर्स जो थे वो लाइबल नहीं ठहराए गए थे। क्यों? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो स्टेटमेंट बनाते के टाइम उनको यकीन था कि उनको कंसेंट मिल जाएगी बोर्ड ऑफ ट्रेड से, और ये जो पूरा उनका परमिशन लेने का प्रोसेस है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। यस, सो दे वर नॉट हेल्ड लायबल। नाउ थर्ड एसेंशियल है कि ये जो स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने दिया था उसका इंटेंशन प्लेंटिफ को डिसीव करना था। तो इस एसेंशियल का ये मतलब है बेसिकली कि डिफेंडेंट ने ये जो स्टेटमेंट दिया है प्लेंटिफ को, वो प्लेंटिफ को धोखा देने की या बेवकूफ बनाने के इरादे से ही दिया था। उसने इसलिए दिया था ताकि वो उस प्लेंटिफ को उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे भरोसा दिलवाए और उसको उस पे एक्ट करवाए। ठीक है, ताकि उस ना ही सिर्फ वो भरोसा करे बल्कि उस चीज पे एक्ट भी करे। यस, ये उसका इंटेंशन था। ना इसमें एक और कैच है कि अगर एक इंसान ने एक दूसरे इंसान के सामने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, बट उसके पास रीजन है ये समझने का कि हो सकता है उसके साथ वाला भी उस चीज को मान ले। या फॉर एग्जाम्पल डी है, उसने ए को एक चीज बताई, ठीक, लेकिन उसको पता है कि हो सकता है साथ में जो बी है वो भी उस चीज पे एक्ट कर जाए मान के उसके स्टेटमेंट पे। या तो यहाँ पे अगर ए की जगह बी एक्ट कर जाता है और उसको नुकसान हो जाता है, तो यहाँ पे डी जो है वो ए के लिए नहीं, वो बी के लिए भी लायबल होगा। ऑल्दो उसका इंटेंशन सिर्फ ए को बोलना था वो स्टेटमेंट, और उसने बोला भी ए को था, लेकिन उसको पता था कि हो सकता है बी भी उस चीज पे एक्ट कर ले। ही हैड द नॉलेज। इसमें हम एक केस देखते हैं लैंड्रिज वर्सेस लेवी का।
ये केस है 1837 का। सो इस केस में भी यही हुआ। प्लेंटिफ के फादर ने एक गन खरीदी डिफेंडेंट से, किसके लिए? अपने लिए और प्लेंटिफ के लिए। डिफेंडेंट ने ये उनको जताया कि वो जो गन है वो बहुत ही जाने माने मैन्युफैक्चरर्स ने बनाई है एंड इट्स सेफ टू यूज। लेकिन जब प्लेंटिफ ने गन, प्लेंटिफ के फादर ने खरीदी थी, यस, लेकिन जब प्लेंटिफ ने वो गन चलाई तो गन बर्स्ट हो गई एंड प्लेंटिफ इंजर्ड हो गया। यहाँ पे डिफेंडेंट वाज हेल्ड लायबल ऑल्दो प्लेंटिफ के फादर ने वो गन खरीदी थी, बट तब भी द डिफेंडेंट वाज हेल्ड लायबल। नाउ फोर्थ एंड फाइनल एंड आई फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि उस स्टेटमेंट पे ना ही प्लेंटिफ ने भरोसा करा बल्कि एक्ट भी किया और उसको डैमेज हो गया। इसमें हम एक केस देखते हैं, हॉर्सफॉल वर्सेस थॉमस, जो है 1862 का। डिफेंडेंट वाज सूड बाय द प्लेंटिफ फॉर द प्राइस ऑफ अ गन, जो कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को बेची थी। गन में एक डिफेक्ट था जिसको छुपाने के लिए प्लेंटिफ हैज पुट अ प्लग इन इट दैट ही हैज बीन डिफ्रॉडेड। यस, इट वाज हेल्ड कि ऑल्दो प्लेंटिफ ने कोशिश करी थी डिफेंडेंट को डिसीव करने के लिए, लेकिन डिफेंडेंट ने उस टाइम पे गन चेक नहीं करी जब वो परचेज कर रहा था। वो डिफेंडेंट से मिसलीड नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लायबल। ना ही डैमेज होना चाहिए, डैमेज जो हुआ है प्लेंटिफ को वो प्रूफ भी होना चाहिए। दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ डॉबल वर्सेस स्टीवेंस, ये 1825 का केस है। सिर्फ अटेम्प्ट करना काफी नहीं है, डिफेंडेंट के स्टेटमेंट्स की वजह से प्लेंटिफ को नुकसान होना चाहिए, प्लेंटिफ को डैमेज सफर करना चाहिए। यस, दिस वाज फर्स्ट, दैट वाज डिसीट और फ्रॉड। सेकंड टाइप की लाइबिलिटी हमारी कब अराइज होगी? जब नेग्लिजेंट मिसस्टेटमेंट हुआ है, मतलब इंटेंशन नहीं था डिफेंडेंट का उस पर्टिकुलर प्लेंटिफ को धोखा देने का, लेकिन नेग्लिजेंटली उसने एक स्टेटमेंट दिया जो कि गलत था और उस पे प्लेंटिफ ने एक्ट किया जिसकी वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हुआ। ये नॉर्मली तब होता है जब एक इंसान जो स्पेशलाइज्ड एक पर्टिकुलर चीज में या नॉलेज है उसके पास या स्किल्स है, वो एडवाइस करता है उस इंसान को जो लैक करता है ये नॉलेज या स्किल। यस, तो यहाँ पे हम फर्स्ट असेंशियल से बस डिसीट हटा दें। यस, मतलब आपने एक स्टेटमेंट बोला है जो कि गलत था, जिस पे प्लेंटिफ ने एक्ट किया और जिसकी वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हुआ, बट वो स्टेटमेंट जो था वो डिसीट करने के लिए नहीं बोला था आपने, आपका इंटेंशन डिसीटफुल नहीं था, आपने नेग्लिजेंटली वो चीज करी। यस, यहाँ पे हम कुछ केस लॉस देखते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर होगा। पहले हम केस देखते हैं 1888 का, कान वर्सेस विल्सन। यस, इस केस में ये हुआ था कि डिफेंडेंट जो एक प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालता था, उसने एक सर्टेन प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली। हाँ, उसको पता था कि मॉर्टगेज के लिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल रही है, तो उस बेस पे ओनर जो था प्रॉपर्टी का उसको लोन मिल गया, लेकिन ओनर ने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब वो पेमेंट नहीं कर पाया लोन का। तो यहाँ पे जो बैंक था जिसने वो प्रॉपर्टी पे उसको लोन दिया था, जब वो लोन रिकवर करने के लिए, तब उसको पता चला कि जो वैल्यू थी प्रॉपर्टी की वो उतनी थी ही नहीं जितना उस पर्टिकुलर वैल्यूअर ने निकाली थी। या सो ही वांटेड टू रिकवर द लॉस फ्रॉम द डिफेंडेंट, जो कि वैल्यूअर था, तो उन्होंने डिफेंडेंट्स को स्यू किया टू रिकवर द लॉस। क्यों? क्योंकि वैल्यूअर तो वही थे। तो इट वाज हेल्ड कि डिफेंडेंट्स वर हेल्ड लायबल बिकॉज उनकी ड्यूटी थी प्लेंटिफ की तरफ प्रॉपर केयर ऑब्जर्व करने की, हर तरह से स्क्रूटनाइज करके डॉक्यूमेंट्स बनाने की। यस, तो यहाँ पे डिफेंडेंट्स वर हेल्ड लायबल फॉर द नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट। उसके बाद आया डेरी वर्सेस स्पीक, दैट वाज 1889। इस केस में डिफेंडेंट्स वर नॉट हेल्ड लायबल। क्यों? क्योंकि उनका इंटेंशन जो था वो डिसीटफुल नहीं था एंड दे ट्रूली बिलीव्ड ऑन देयर स्टेटमेंट। इस वजह से जो कान वर्सेस विल्सन का जजमेंट था वो दैट वाज कंसिडर्ड टू बी इनकंसिस्टेंट विथ डेरी वर्सेस स्पीक। या लेकिन हेडली बैन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस हेलर एंड पार्टनर, ये केस है 1964 का। इस केस में कान वर्सेस विल्सन का जो डिसीजन था उसको रीइंस्टेट किया गया। यस, तो ये एक पूरी टाइमलाइन थी। नेग्लिजेंट मिसस्टेटमेंट के लिए पहले लायबल ठहराया गया डिफेंडेंट को, आफ्टरवर्ड्स द डिफेंडेंट्स वर नॉट हेल्ड लायबल, लेकिन बाद में फाइनली यही हुआ कि नहीं, आपकी ड्यूटी टू केयर थी, आपने वो ड्यूटी नहीं निभाई, देन यू विल बी हेल्ड लायबल। थर्ड एंड फाइनल है इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब ना ही आप डिसीटफुल थे ना ही आप नेग्लिजेंट थे। तो जब अ पर्सन मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट लेकिन ना ही उसका इंटेंशन था डिसीव करने का, ना ही वो नेग्लिजेंट था इन मेकिंग दैट स्टेटमेंट, तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। यस, so this was liability for misstatements of person. Stay tuned for my next video. Till then, good luck. Bye.